Hello everyone, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Star। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट सिस्टम जो है हमारे एजुकेशन का इंडिया में, उसके ऊपर हम सारी बातें कर रहे हैं, है ना। उसकी कमिटीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे यशपाल कमेटी। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी सैम पिट्रोडा, अब हम पढ़ेंगे यशपाल कमेटी। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। देखिए, आपको पता ही है, जैसे अभी हमारी लास्ट वीडियोस आई थी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आई थी 2020 की। तो एक्चुअल में होता क्या है पूरा सिनेरियो, कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पॉलिसी क्या है, कमेटी क्या है। तो उसका मैं आपको डिफरेंस पहले बताया था, फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या डिफरेंस होता है, जो भी ना आपकी अभी आपने देखी 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई वो कैसे आई। क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाती है जिससे कि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। तो उसके लिए पहले कई बार कमेटी बनती थी। तो ऐसे ही जैसे हमने बताया इंडिपेंडेंट के बाद काफ़ी सारी कमेटी बनी थी, राधा कृष्णन कमेटी बनी थी, फिर ऐसे ही और कमेटी बनी थी, कोठारी कमीशन बना था। उसके बाद फिर एक कमेटी को सबके ड्राफ्ट लेते हैं, फिर एक कमेटी को अप्रूव करके फाइनल कर दिया जाता है। ऐसे ही जो ये 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये सिर्फ 1-2 साल का काम नहीं है। इसमें काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं जो पिछले साल की थी, उन सबको देखा गया है, उनकी रिकमेंडेशंस देखी गई है। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया कि हाँ भी हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं। गुड्स एंड बैड्स देखते हैं और गुड्स को ले लेते हैं और बैड को छोड़ देते हैं। इस तरह से सारी कमेटी होती है। तो हम कमेटी क्यों पढ़ते हैं? कमेटी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पॉलिसी तो बन गई, लेकिन इस पॉलिसी के पीछे कौन सी कमेटी में ये बात बोली गई थी, कौन सी कमेटी में ये बात बोली गई थी। जैसे 10+2+3 किसमें बोला गया था, कोठारी कमीशन में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक, इसलिए हम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया हो कमेटी और जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें फ़र्क क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर किस पे, यशपाल कमेटी पे। थैंक यू। देखिए, तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान यशपाल कमेटी पे। यशपाल कमेटी के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी नॉलेज मिले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यशपाल कमेटी कब आई थी? ये आई थी ईयर 2009 में, 2009 में ये आई थी। और क्या क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो हम अभी पढ़ेंगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो देखिए, जो पॉलिसीज़ बनती है ना उसमें काफ़ी सारी कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस होती हैं, उनमें से जो उनको बेस्ट लगती है वो ले ली जाती है। तो ऐसे ही इसमें से कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो इस कमेटी की हैं, वो वहाँ पे ली गई थी। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप फटाफट खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। रिकमेंडेशंस क्या थी यशपाल कमेटी की? सबसे पहला, स्क्रैपिंग ऑफ ऑल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग बॉडी। मतलब जितनी भी हमारी क्या होती थी पहले, अलग अलग एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी होती थी, ठीक है। लाइक AICT अलग हो गई, UGC अलग हो गई, ऐसी बहुत सारी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज़ होती थी। तो इन्होंने बोला उन सबको स्क्रैप करो, उन सबको ख़त्म करो और क्रिएट करो एक सुपर रेगुलेटरी की जो सब चीज़ों को देखे। आप अगर देखेंगे 2020 की पॉलिसी में ये आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे ये बात बोली गई है। क्या बोला गया था वहाँ पे ये बोला गया था कि जितनी भी अलग अलग चीज़ें उसको हटा के सबका लेवल नॉर्मल करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट करने वाली एक ही चीज़ कर देंगे, है ना। सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड सेट करेंगे। कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ से लिंक करता है। अगला पॉइंट इन्होंने बोला था हमारा एक कमीशन बने जिसमें 7 मेंबर्स हो। कमीशन किस लिए बने? हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए, यानी CHER। हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए हमें एक कमीशन बनाए जो हमें हेल्प करे कि हमें कैसे कैसे हायर एजुकेशन में, रिसर्च में आगे का काम करना है, आगे बढ़ना है, इम्प्रूव करना है। क्लियर? ये इनकी रिकमेंडेशंस थी। अगला पॉइंट क्या है? स्टेट हायर एजुकेशन को इन्होंने बोला था सेकंड टियर माना जाए सिस्टम का, और जो सेंट्रल वाली है उसको मेन माना जाए। ये भी आपने देखा होगा उस पॉलिसीज़ में, है ना। इससे पहले वाली सैम पिट्रोडा में भी ये बात कही गई थी, जब बोला गया था कि आप क्या कीजिए कि स्टेट और उसको, स्टेट लेवल को और साथ के साथ सेंट्रल लेवल को मिलकर काम कराया जाए, है ना। ये सारा आपने पहले देखा था। अगला पॉइंट क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस टू बी अमेंडेड और ऑल डिजर्विंग डीम वेराइटीज आर ईदर कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी और स्क्रैप्ड यूनिवर्सिटी। ये तीनों पॉइंट मैंने एक साथ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि तीनों एक दूसरे को लिंक करते हैं। क्या बात कही गई है? इन्होंने बोला है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या तो उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो, ठीक है, या फिर जो डिजर्विंग है, जो काफ़ी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ का हम क्या करें, उन यूनिवर्सिटीज़ को हम फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी में घोषित कर दें। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जिसके पास अपनी पावर होती है, किस चीज़ की? अपना सिलेबस सेट करने की, अपना एग्जाम पैटर्न सेट करने की, ये सब पावर उसके पास होती है, वो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। एक आपकी होगी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, एक आपकी होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, फिर आपकी आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और फिर आती है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनके पास अपना सिलेबस और अपना एग्जाम सेट करने की पावर होती है। जैसे कि आप अमेठी यूनिवर्सिटी देख सकते हो, मानव रचना यूनिवर्सिटी देख सकते हो, ये सारी डिजर्विंग है, ये काफ़ी ग्रोथ कर रही हैं, तो इनको आप बोल सकते हैं हम ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आएंगी। क्लियर?
तो यही इन्होंने बोला था कि जितनी भी डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनको हम फुल फ्लैज दे दें, या फिर जो बिल्कुल ही बेकार हुई पड़ी है उनको हम स्क्रैप कर दें, खत्म कर दें। क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं अभी आपको ये पॉइंट सारे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लिंक करोगे ना तो आपको फटाफट समझ आ जाएगी। देखिए, अगला पॉइंट इन्होंने बोला था मोर अटेंशन टू यूजी प्रोग्राम्स, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो लर्निंग की। अब देखिए, ये जो पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी, ये पॉइंट आपका मार्क करने वाला है। जो हमने अभी लास्ट में कमेटी पढ़ी थी, जो हमने लास्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी 2020 की, उसमें ये बात इंप्लीमेंट की गई है। की गई थी ना, की गई थी? जो मैंने आपको बताया था मल्टी डिसिप्लिन की बात की गई है। तो ऐसे ही अलग अलग कमेटी की रिकमेंडेशन में जो अच्छी चीज़ लगती है वो लिया गया। तो देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी पॉइंट यहाँ से लिया गया। क्लियर? आगे देखते हैं इस अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ये देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी। देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है क्या, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू रिड्यूस बर्डन ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेज। ये पॉइंट भी आपके सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया था क्या, कि ये रिकमेंडेड करती थी। क्या रिकमेंड किया था यशपाल कमेटी ने? इन्होंने रिकमेंड किया था कि रिड्यूस करो बर्डन का एफिलिएशन कॉलेज का। मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी को काफ़ी सारे कॉलेज एफिलिएट करने पड़ते थे, तो उस बर्डन को थोड़ा कम करो। सारे बर्डन अगर वो ले लेगी तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाएंगे। ये वाली पॉइंट आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को भी मिलेगा। वहाँ पे भी ये बात बोली गई थी कि एफिलिएशन ऑफ कॉलेज को थोड़ा कम किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी ईजिली काम कर सके, है ना। बोथ एनकेसी एंड यशपाल कमेटी रियलाइज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ वेरियस फील्ड ऑफ नॉलेज इन हायर एजुकेशन। एनकेसी कौन सी है? लास्ट जो हमने पढ़ी थी कमेटी, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। तो एनकेसी और यशपाल कमेटी दोनों ही ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं हमारी फील्ड ऑफ नॉलेज में कहीं ना कहीं बहुत सारी वेरियस फ्रेगमेंट्स हैं, उन सबको हमें समझना चाहिए। काफ़ी सारे फ्रेगमेंट हैं, उनको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ये बात इन दोनों ने ही कही है, और इसी बात को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में 2020 की पॉलिसी में बोला गया है, जिसमें बोला गया था क्या, कि एक बंदा अलग अलग टाइम पे एक टाइम पे अलग अलग डिग्री का मिक्सचर कर सकता है। जैसे हमने पढ़ा था क्या, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था एक एग्जांपल, अगर आपको याद हो, BALLB, ठीक है। ये एक प्रोग्राम क्या है, BALLB मतलब BA के साथ साथ LLB करते हैं आप, तो ये प्रोग्राम पूरा 5 साल का हो जाता है। ऐसे ही आपका BBA LLB भी होता है। ऐसे ही आपका जो अभी हमने देखा था, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो MPhil हट गया था, MA के साथ जुड़ गया था, है ना, MA प्लस रिसर्च हो गया था। तो वो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स थे यशपाल कमेटी के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यशपाल कमेटी कब आई या फिर उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी। तो ये सब आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा यशपाल कमेटी भी अच्छे से, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कहाँ पे इसका यूज़ हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। सो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ के साथ अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी नॉलेज ले सकें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।